वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं। चलिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, थैंक यू। अरे नहीं, मुझे पार्टी नहीं, मैं पार्टी का नहीं, मैं रिजल्ट का मोहताज हूँ। बस मेरे को बस प्रीलिम्स दे के दो यार तुम मेरे को, मैं तुम्हें जज बनाने का सपना साकार कर दूंगा। तो पेपर दे के निकलते हैं ना, तो बच्चे को पता हो जाता है कि मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, अंदर से पता होता है। उसमें किसी आंसर की आने का मोहताज नहीं होता बच्चा। हाँ, बस ये स्कोर में मत अटक जाना कि सर देखो सर 75 बन रहे हैं, 74 बन रहे हैं, 73 बन रहे हैं, सर होगा नहीं होगा, सर इतना स्कोर बन रहा है, होगा नहीं होगा। वो जो है वो बहुत गंदा रहता है। या तो आप बिल्कुल ही आर पार निकल जाओ, या बिल्कुल ही बर्बाद हो जाओ। वो तो अपनी बेवकूफ़ी से अटके हो, तुम अच्छा कर सकते थे उसमें। और चलिए प्लीज थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने सेक्शन कहां तक करवा दिया था? 158 पे थे हम लोग। 158 हो गया था, ठीक है। 159 लिखिए प्लीज। लिखिए इसमें। देखिए ऐसा है, थोड़ा सा मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ हम जो प्रोविजंस पढ़ रहे हैं उसके बारे में, और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो सर ऐसा है, एक 153, एक डायग्राम नोट कर लीजिएगा। 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157। नहीं तुम जैसा बनाओ वैसा लिखते जाओ। हाँ, सेंटर में जैसे डायग्राम बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाते जाओ। जैसा डायग्राम बनाया वैसा बना लो। दो बार लिख दिया तो एक बार मिटा दो। अभी डायग्राम समझा देता हूँ पूरा, 2 मिनट लगेगा। पूरा डायग्राम क्या, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम दिमाग में बिठा लोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सर ये है कंडीशनल ऑर्डर, इसको बोलते हैं सशर्त आदेश। ये अपना समन, ये अपना समन या प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा। ये जो चीज है किसे भेजा जाएगा? 155 ऑर्डर कर देता है एब्सोल्यूट,
157 ऑर्डर कर देता है एब्सोल्यूट। और जब एब्सोल्यूट हो जाएगा तो इसका जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 160 में। मतलब अंतिम आदेश कहां हो रहा है सर, 155 में या 157 में? उसकी जो प्रक्रिया दी हुई है वो दी हुई 160 में। बाकी जो सारे सेक्शन हैं 156, 58, 59, 60, 61, 62 ये इतने रिलेवेंट और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 160, 55, 57, 152, 152, 155, 157, 160 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना सर। ऑर्डर एब्सोल्यूट होगा 155 में कि पर्सन आया था, देखो 155 में तो क्या है, वो आया नहीं, उसको बुलाया था वो आया नहीं, एब्सोल्यूट हो गया। वो आया तो था सर, लेकिन उसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुए और ऑर्डर क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, अंतिम आदेश बना दिया उसे। वहीं पे हम बात करते हैं 160 की। अब इसका प्रोसीजर जो होगा मैं आज लिखाऊंगा आपको, ठीक है ना सर। तो मैंने 158 तक मैं लिखवा चुका हूं आपको, 159 से लिखिए प्लीज, ये डायग्राम बना लीजिएगा। यही सेक्शन इंपोर्टेंट है, 152 इंपोर्टेंट है, 157 इंपोर्टेंट है, 157, 55 इंपोर्टेंट है, 160 इंपोर्टेंट है इसमें। बाकी चीजों के लिए आप सामने उनके सेक्शंस के नाम लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि क्या सेक्शन का नाम है। ठीक है सर, समझ में आई गणित? ऐसा है सर, शुरुआत से बताता हूँ। कंडीशनल ऑर्डर कल मैंने बताया था सर, पेड़ गिरने वाला है, मकान गिरने वाला है, या फिर कुआं है जो खुला हुआ है, कोई किसी चीज से पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, या फिर आपने कोई रास्ता रोक रखा है, या कोई जानवर है, या कोई इलीगल ट्रेड है। ये सब ग्राउंड हमने लिखे थे कल, 5-7 ग्राउंड जो लिखे थे, उसका आदेश है। कंडीशनल आदेश दिया जाता है और शो कोज दिया जाता है यहाँ पर कि आओ और अपना बताओ कि आपका आदेश एब्सोल्यूट क्यों ना कर दी जाए। मतलब वाई द ऑर्डर हैज नॉट बीन मेड एब्सोल्यूट, मतलब उसमें ये आपको कारण बताने के लिए दिया जाता है कि क्यों ना आपके खिलाफ ये जो आदेश है, सशर्त आदेश, इसको अंतिम कर दिया जाए। व्यक्ति के लिए समन या प्रोक्लेमेशन शुरू करेंगे, किस आदमी को देना है, जिस आदमी को देना है उसको ओबे करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है ना 154, मैंने बाद में लिखवाया था, ओबे करना पड़ेगा और उसको आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। नहीं आएगा तो 155 में एब्सोल्यूट कर देंगे, और अगर वो आया 157 में और हम सेटिस्फाई नहीं है तो वो कर देंगे। बीच बीच में मजिस्ट्रेट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, मतलब इंक्वायरी भी कर सकता है और एविडेंसेस भी ले सकता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ना, स्थानीय अन्वेषण भी कर सकता है चाहे तो, और चाहे तो एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर सकता है। ये सब पॉइंट हमने कल क्लास में पढ़े थे, आज के आगे स्टार्ट करते हैं। ये ब्रीफली आइडिया जो है, मैं कल ही बनाना चाहता था इस डायग्राम को, लेकिन जो नए सेक्शंस हैं एक बार मैं खुद भी उनसे रूबरू होना चाहता था, इसलिए मैंने कल नहीं बनवाया। अब थोड़ा लिखने का प्रयत्न करेंगे। लिखिए प्लीज 159। आज मेरे को सुबह से बहुत वॉमिटिंग का मन हो रहा है। अरे वो क्या है, सुबह सुबह आयुर्वेदिक दवाई वही खाली थी यार, उसने पूरा मुंह कड़ा कर रखा है, पूरा मुंह ऐसा बिल्कुल कड़वाहट आ रखी है पूरे शरीर में। मुंह इतना कहते हैं ना, इतना शोर मुंह हो रखा है मेरा, पूरा कड़वा। लिखिए प्लीज लिखिए, wherever a magistrate direct a local investigation under section 158, wherever a magistrate direct a local investigation under section 158, जहां कहीं भी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 158 में, wherever a magistrate direct a local investigation under section 158, जहां कहीं भी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 158 में स्थानीय अन्वेषण का आदेश दिया गया है, स्थानीय अन्वेषण का आदेश दिया गया है, तो वहां मजिस्ट्रेट निम्नलिखित कार्य कर सकेगा। तो वहां मजिस्ट्रेट निम्नलिखित कार्य कर सकेगा। देन मजिस्ट्रेट कैन डू फॉलोइंग थिंग्स, देन मजिस्ट्रेट कैन डू फॉलोइंग थिंग्स, देन मजिस्ट्रेट कैन डू फॉलोइंग थिंग्स। ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकेगा जिससे 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 मार्गदर्शन लिया जा सके, जिससे मार्गदर्शन लिया जा सके,
जिससे मार्गदर्शन लिया जा सके। कैन ऑर्डर सच पर्सन, हाँ फर्स्ट पॉइंट, कैन ऑर्डर सच पर्सन फ्रॉम whom necessary guidance can be taken, can order such person from whom necessary guidance can be taken, necessary guidance can be taken। सेकंड पॉइंट लिखिए, he will also declare he will also declare he will also declare that by whom the expense of investigation has to be paid। He can also declare by whom the expense of local investigation is to be paid। वो ये भी घोषित कर सकेगा, वो ये भी, सेकंड पॉइंट लिखना, वो ये भी घोषित कर सकेगा कि किसके द्वारा स्थानीय अन्वेषण का व्यय दिया जाएगा। जी, पॉइंट नंबर 2 लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब जो पहला लिखा था मैंने कि मजिस्ट्रेट, जो पहला लिखा था मैंने कि मजिस्ट्रेट लोकल इन्वेस्टिगेशन के 158 में जो आदेश दिया हो, ठीक है ना, वो पॉइंट नंबर 1 था। आप चाहो तो ए भी कर लेना उसे। आप पॉइंट नंबर 2 लिखिए, दिस रिपोर्ट shall be read as evidence, this report shall be read as evidence। ऐसी रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा, ऐसी रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। 160 में ये 160, प्लीज देखिए, wherever order is given under section 155 and 157, wherever order is given under section 155 and 157, देखिए सर इधर देखिए, जहां कहीं भी आदेश 155 और 157 में दिया गया है, ठीक है ना, लिखिए wherever order is given under section 155 and 157, जहां कहीं भी आदेश धारा 155 और 157 के तहत दिया गया है, और ये आदेश कौन सा होगा? अंतिम आदेश, ठीक है ना सर, दिया गया है, एंड दैट इज ए फाइनल ऑर्डर, तथा ये एक अंतिम आदेश है, then magistrate can give order to the person, तो मजिस्ट्रेट व्यक्ति को आदेश देगा कि निर्दिष्ट कार्य को तय समय सीमा के भीतर करे, निर्दिष्ट कार्य को तय समय सीमा के भीतर करे, इफ पर्सन फेल्स टू डू सो, उसी में लिखिए आगे, इफ पर्सन फेल्स टू डू सो, यदि वह व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता है, तो धारा 221 बीएनएस में अपराध होगा। देन it is punishable under section 221 of the BNS, section 221 of the BNS। सेकंड पॉइंट लिखिए, 221 लिख रहा है मेरे तो इसमें, इंग्लिश में 223 लिख रहा है, हिंदी में 221 लिख रहा है, इस बैरेक में क्या सही मानूं मैं? 223 करो, मेरे बैरेक में 221 लिख रहा है।
उसमें तो कुछ था ही नहीं, वो तो मैंने अपने मन से लिखवाया था। ये तो पहली बार है जहाँ कुछ लिखा हुआ है उसने, वरना अगर हर बार तो मैं अपने मन से लिखवा रहा हूँ। मेरे में 222 लिखा हुआ है, मेरे में मिस प्रिंटिंग है सर। इलाहाबाद लो पब्लिकेशन में बहुत मिस प्रिंटिंग है। प्लीज 223 कर लेना, 155 में भी 223 कर लेना। एक बार बैरेट में ध्यान रखा करो, देखो आप सबके पास अलग अलग बैरेट है। लिख लो, आप लिख लो। मेरी चॉकलेट फिनिश होने दो, इतना टाइम नहीं इसको च्यू करने का, इसको चबा चबा के खत्म करने दो। हाँ भाई, अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है पहले से। जी प्लीज, हाँ लिखिए, आगे लिखिए। If the work is not completed within the prescribed time, if the work is not completed within the prescribed time, हाँ second point, if the work is not completed within the prescribed time, यदि यदि नियत समय सीमा में यदि नियत समय सीमा में यदि नियत समय सीमा में कार्य नहीं किया जाता नहीं किया जाता, then magistrate shall complete the work, then magistrate shall complete the work, तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है, तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है, then magistrate shall complete the work, तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है, then magistrate shall complete the work and expenses shall be recovered from the property, and expenses shall be recovered from the property removed, तथा तथा किए जाने वाले खर्चों को हटाई गई संपत्ति से वसूला जाएगा, हटाई गई संपत्ति से वसूला जाएगा, हटाई गई संपत्ति से वसूला जाएगा, और फ्रॉम द अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, और फ्रॉम द अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, या किसी अन्य जंगम संपत्ति द्वारा वसूला जाएगा, या किसी अन्य जंगम संपत्ति द्वारा वसूला जाएगा। वर्ड नंबर 3 लिखिए, वर्ड नंबर 3 लिखिए। नो सूट शैल लाई इफ डन इन गुड फेथ, नो सूट शैल लाई इफ डन इन गुड फेथ, यदि सद्भाव पूर्वक कोई कार्य किया गया है, यदि सद्भाव पूर्वक कोई कार्य किया गया है तो कोई वाद नहीं होगा, तो कोई वाद नहीं होगा, तो कोई वाद नहीं होगा। कम टू सेक्शन 161, 161 में आइए। Wherever magistrate is satisfied, जहां कहीं भी मजिस्ट्रेट समझता है कि जनता को आसन्न खतरा या गंभीर किस्म की हानि हो सकती है, जनता को आसन्न खतरा या गंभीर किस्म की हानि हो सकती है। Wherever magistrate satisfied that 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 public should be prevented from imminent danger or injury, public should be prevented from imminent danger or injury, public should be prevented from imminent danger or injury हो सकती है, then he shall immediately issue injunction, then he shall immediately issue injunction, तो वह व्यादेश जारी करेगा, तो वह व्यादेश जारी करेगा, तो वह व्यादेश जारी करेगा, तो वह व्यादेश जारी करेगा। मतलब फिर ये सारी प्रोसीजर नहीं अपनाएगा कि कंडीशनल ऑर्डर में भेज रहा है, ये भेज रहा है, वो भेज रहा है,
उसको लगता है इमीडिएट नीड है, इमीडिएट नीड है मतलब तत्काल प्रभाव से निवारण करने की आवश्यकता है। सपोज कीजिए किसी घर में इलीगल काम चल रहा है, इलीगल मतलब अरे सर आपने देखा होगा छोटे शहरों में क्या होता है, गैस रिफिलिंग का काम होता है कारों के अंदर, कार में एलपीजी डलती ना, अब सब इलीगली काम है और क्या है, अब किसी घर के अंदर वो काम हो रहा है और वहां पे एक दो बार हादसे भी हो चुके हैं, हादसे मतलब आग लग गई, आदमी झुलस गया, लेकिन इतना बड़ा कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ, छोटा मोटा आदमी जल गया, ये इतने हादसे, अभी आप उसकी बार बार खबर दे चुके हो, लेकिन तभी एक दिन क्या हुआ सर, जहां पे वो रिफिल करता है उसके पास में एक गैस का गोदाम भी है, आपने मजिस्ट्रेट को अवगत कराया इस सिचुएशन में। मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि हाँ बात तो ठीक है, अगर आग लगी तो पास में गैस गोदाम है, उसमें भी आग लगेगी और बहुत जनहानि हो सकती है। अब ये थोड़ी ना कंडीशनल ऑर्डर भेजेंगे, रिमूव करो हटाओ, ये सब थोड़ी करेंगे भाई, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो सीधे इंजंक्शन लगा के मजिस्ट्रेट चाहे तो 142 का आदेश जारी कर सकता है, उसको उसको फर्क नहीं पड़ता, 142 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना सर। 142 पहले था, अभी जो है वो है 161, 143 में आ जाइए प्लीज, 163, हाँ 162 में आ जाइए। मैं तो, हम तो नए पुराने में ही फंसे हुए अभी तक, याद रखो तुम। आप सोचिए 1000 बार से ऊपर पढ़ रखा होगा मैंने सीआरपीसी, मोर देन 1000 टाइम्स, लाइन से रटने में एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, लाइन से सेक्शन इसलिए याद हुए हैं क्योंकि आप 1000 बार पढ़ लोगे तो यार, तुम 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ लोगे तुम्हें याद हो जाएगी, नहीं याद हो जाएगी। हाँ वो क्यों जाती है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना उस चीज को, तो ये तो 1000 टाइम्स पढ़ा हुआ है, इतना सही तुम जाते। इसमें आप मान लीजिए 500 आरजेस के अटेम्प्ट हो गए, तो 5 आरजेस के अटेम्प्ट के लिए ऑलमोस्ट 10-10 बार तो कोर्स किया ही होगा, और ऐसे छोटे मोटे टेस्ट लग रहे हैं, कभी फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, कभी खुद से पढ़ रहे हैं, कभी कोरोना में खुद ही बैठ के पढ़ रहे हैं 2-4 बार। लिखिए 162, 162 लिखिए। वेर एवर रिपीटेशन इज डन, वेर एवर रिपीटेशन इज डन, जहां कहीं भी लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति रखी गई है, लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति रखी गई है, वेर एवर रिपीटेशन इज डन of the public nuisance, then the following person can give order, then the following person can give order, then following person can give order, then following person can give order। पॉइंट नंबर ए, तो निम्नलिखित व्यक्ति आदेश दे सकते हैं, पुनरावृत्ति की गई है तो निम्नलिखित व्यक्ति आदेश दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 डीएम, पॉइंट नंबर 1 डीएम, दूसरा एसडीएम, तीसरा लिखना ईएम, ईएम के ब्रैकेट में लिखना हु इज एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड डीएम, हु इज एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड डीएम, हु इज एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड डीएम, जो ब्रैकेट में लिखना ईएम के ब्रैकेट में लिखना जो कि राज्य सरकार या डीएम द्वारा, राज्य सरकार या डीएम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हो, इस निमित्त प्राधिकृत हो, इस निमित्त प्राधिकृत हो। एक बार आप सेक्शन निकालेंगे प्लीज, सेक्शन 293, इसमें नहीं बीएनएस में, बीएनएस निकालिए प्लीज, और बीएनएस निकाल के एक बार 293 निकालिए, 293 निकालिएगा बीएनएस का। समझ में ही बात, तो सर 162 में कौन सा प्रावधान लगता है, अगर आपने 162 का उल्लंघन फिर से किया तो 162 का आदेश जब भी आएगा तो 293 का भी अपराध बनता है, ठीक है ना सर, क्योंकि आपने क्या किया है, लोक न्यूसेंस को बंद रखने के बाद भी उसको क्या किया है, कंटिन्यू किया है, पुनरावृत्ति करी, रिपीटेशन किया है, तो आप लिख लीजिए along with this order, along with this order, इस आदेश के साथ धारा 293 बीएनएस का भी अपराध बनाया जा सकता है। Along with this order, the offense under section 293 of the BNS can also be made, क्योंकि वो आदेश कब आएगा, पुनरावृत्ति पे आएगा, और ये भी क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं सर, रिपीटेशन। अगर देखिए ऑफेंसेस का अगर कहीं इंजंक्शन दिया हुआ है
इफ यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग तो फिर इसमें भी ऑफेंस बन रहा है आपका, ठीक है ना। कुछ छूट गया मेरे को? ठीक है सर, अब आ जाइए सेक्शन किस पे, 163 पे आ जाइए। देखिए 163 जो था पहले, उसमें दो सेक्शन आया करते थे पहले, वहां पर 144 और 144A आते थे, क्या आते थे? अब इन लोगों ने उसको अलग अलग कर दिया है, तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ इन्होंने अलग अलग किया है नहीं किया। उसको हटा दिया, प्रोसेशन वाले को हटा दिया। चलिए लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज। 163 लिखना स्टार्ट कीजिए। इंपोर्टेंट सेक्शन 163। इसमें टाइम पीरियड पूछा जाता है कि कितने समय तक के लिए धारा 100, अरे पहले ऐसा होता था कि धारा 144 लगा देते थे, अगर किन ग्राउंड्स पे लगती है सेक्शन 144, अब जो हो गया 163, अब क्या हो गया 163 हो गया। पहले क्या था ये 144, आपने पढ़ा हुआ ना कि शहर में 140 धारा 144 लगाई गई, तो क्या होती थी 144 और क्या है अब 163 है। इसके ग्राउंड्स में क्या है, कुछ अंतर आया नहीं आया, लिख लेते हैं, देख लेते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए 163 में। ऑर्डर कैन बी गिवन बाय फॉलोइंग पर्संस। आदेश निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, आदेश निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर ए डीएम, पॉइंट नंबर 1 डीएम, पॉइंट नंबर ए डीएम, पॉइंट नंबर बी सी एसडीएम, पॉइंट नंबर 3 ईएम, ईएम कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ईएम ब्रेक में लिखना हु इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ईएम के बगैर में लिखना जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो। पॉइंट नंबर सेकंड लिखना अब, ठीक है ना। पॉइंट नंबर एक ये था कि निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा आदेश दिया जाता है, ऑर्डर कैन बी गिवन बाय फॉलोइंग पर्सन, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अब सेकंड पॉइंट लिखिएगा प्लीज। when he satisfied that when he satisfied that when he satisfied that that immediate action immediate action is required immediate action is required immediate action is required जब वो संतुष्ट है कि किसी मामले का तुरंत निवारण आवश्यक है, जब वो संतुष्ट है कि किसी मामले का तुरंत निवारण आवश्यक है। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, he can order to any person to do that act, तो वह किसी व्यक्ति को कार्य विशेष करने या न करने का आदेश दे सकता है। He can order to do that act or abstain from doing in following circumstances। आदेश दे सकता है, कार्य करने व न करने का आदेश दे सकता है जो कि निम्नलिखित परिस्थितियों में होगा, और abstain from doing in following circumstances। पॉइंट नंबर ए, where prevention of obstruction, जहां किसी बाधा, शोभ, क्षति, जहां किसी बाधा, शोभ, क्षति का निवारण करना हो,
का निवारण करना हो, वेयर देयर इज प्रिवेंशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस, अनोयंस, ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस। पॉइंट नंबर बी लिखना, वेयर देयर इज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, सेफ्टी एंड हेल्थ, वेयर देयर इज डेंजर टू लाइफ, सेफ्टी एंड हेल्थ, जहाँ कहीं भी मानव जीवन, स्वास्थ्य या शेम का खतरा हो, या शेम का खतरा हो, शेम का खतरा हो। पॉइंट नंबर सी लिखना, वेयर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी इज डिस्टर्ब्ड, वेयर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी इज डिस्टर्ब्ड, जहां कहीं भी लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का खतरा हो, जहां कहीं भी लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का खतरा हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्लीज, वेयर देयर इज राइट और एफ्रे, वेयर देयर इज राइट और एफ्रे, जहां कहीं भी बलवा या दंगे से निवारण किया जाना हो, वेयर देयर इज राइट और एफ्रे, जहां कहीं भी बलवा या दंगे का निवारण किया जाना हो, बलवा या दंगे का निवारण किया जाना हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट है, एबीसीडी चल रहा था ना सर, अब चौथा पॉइंट आ गया ऊपर से, तीसरा है चौथा है, चौथा होगा यार, चौथा लिखिए। इसमें लिखिएगा, इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, आपात की दशाओं में, आपात की दशाओं में, यदि परिस्थिति ऐसी है, यदि परिस्थिति ऐसी है, इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी, इफ circumstances are such, if circumstances are such, then ex parte order can also be given, then ex parte order can also be given। यदि आपात की परिस्थिति में, यदि आपात की स्थिति में परिस्थिति ऐसी है तो एक पक्षीय आदेश भी पारित किया जा सकता है, एक पक्षीय आदेश भी पारित किया जा सकता है, एक पक्षीय आदेश भी पारित किया जा सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट लिखिए। अभी इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है ना सर। देखो 144 का आदेश जो है, जो अब बन गया 163, इसका आदेश जो है ना, ये एक व्यक्ति को भी हो सकता है और पब्लिक एट लार्ज को भी हो सकता है, ठीक है ना सर। लिखिए इसमें, सच ऑर्डर कैन बी गिवन टू वन पर्सन और पब्लिक एट लार्ज ऑल्सो, सच ऑर्डर कैन बी गिवन टू वन पर्सन और पब्लिक एट लार्ज ऑल्सो। यह आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति या 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 आम जनता को भी दिया सकता है, या आम जनता को भी दिया जा सकता है, या आम जनता को भी दिया सकता है। देते तो है सर 144 जब लगता है कि शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, ठीक है ना, या रात 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, 6 बजे के पहले पहले सारे काम कर लो, तो सारी आम जनता को बोल दिया तुमने इस टाइम कोई नहीं निकलेगा। कहते थे कि कर्फ्यू में ढील दी गई है आज 4 घंटे की, सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक आप अपना जो भी सामान वामान लेने का है, दूध चाय पानी लेके आओ, तो कर्फ्यू में डील देते हैं ना सर। पब्लिक एट लार्ज भी होता है, सिंगल आदमी को भी देते हैं। ऐसे हरियाणा की बात है, हरियाणा में एक जगह थी जहाँ पे अभी दंगे हो गए थे यार, अभी नूह में दंगे हुए थे आज के 1.5-2 साल पहले। याद है आपको, नूह में दंगे हुए थे 2022 या 23 की बात है ये। हाँ, तो उस टाइम में चेन्नई था, तो जब ये दंगे हो रहे थे तो उस टाइम पे एक मोनू मानेसर करके एक आदमी है, अगर आपको पता हो तो, एक आदमी मोनू मानेसर करके, प्रशासन ने उसको 144 का आदेश दिया था कि आपको उस एरिया में नहीं जाना है। समझ में आई बात, आप जाओगे तो और माहौल खराब हो सकता है। उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी थी कि मैं आ रहा हूँ नूह में कलश यात्रा में, ऐसा कुछ कलश यात्रा थी शायद। तो प्रशासन एक को भी दे सकता है, उसको लगता है कि यार ये आदमी आया तो माहौल खराब कर देगा, जहां भी जाता है भड़काता है लोगों को। समझ में आई बात, उदाहरण देके बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इस तरह से एक आदेश को भी होता है, और आम जनता के लिए तो होता ही है। धारा 144 लगा के इंटरनेट बंद कर दिया, नहीं कर देते, तो आम जनता के लिए। ठीक है सर, आगे लिखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना सर। स्टार लगा के लिखिए, सच ऑर्डर शेल बी ऑफ 2 months, सच ऑर्डर शेल बी ऑफ 2 months। ये आदेश 2 माह से अधिक प्रवर्त नहीं होगा, ये आदेश 2 माह से
अधिक प्रवृत्त नहीं होगा। तो कितने महीने का होता है ये आदेश? 2 महीने से ऊपर नहीं होगा। टेक्निकल बात क्या है, 2 महीने तक मैक्सिमम होता है। ऐसा नहीं कि आप आजीवन लगा के 144 लगा के पटक रखा है लोगों को। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? 2 मंथ्स मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 मंथ्स। आगे लिखिए, आगे लिखिए। हाउएवर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 5 और 6 कौन सा है आपका? 7वां पॉइंट लिखिए। हाउएवर, हाउएवर सच मैटर रिलेट्स टू फॉलोइंग, हाउएवर सच मैटर रिलेट्स टू फॉलोइंग। हालांकि यदि, हालांकि यदि, हालांकि यदि निम्नलिखित से संबंधित मामला हो, हालांकि यदि निम्नलिखित संबंधित मामला हो, हाउएवर मैटर रिलेटेड टू फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1, रिलेटेड टू द ह्यूमन हेल्थ, रिलेटेड टू द ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, यदि मानव जीवन, यदि मानव जीवन, ह्यूमन हेल्थ कोमा सेफ्टी एंड लाइफ, सेफ्टी एंड लाइफ, मानव जीवन कोमा स्वास्थ्य या क्षेम का खतरा हो, स्वास्थ्य या क्षेम का खतरा हो। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, वेर मैटर रिलेटेड टू रॉइट और एफरे, वेर मैटर रिलेटेड टू द रॉइट्स और एफरे, या मामला दंगे या बलवे का हो, या मामला दंगे या बलवे का हो, या मामला दंगे या बलवे का हो। पैराग्राफ से लिखिए, then state government can increase such time period, then state government can increase such time period till 6 months, then state government increase such time period till 6 months। तो राज्य सरकार ऐसे आदेश को, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश को 6 माह तक के लिए कर सकती है। तो राज्य सरकार इस आदेश को 6 माह तक के लिए कर सकती है, 6 माह तक के लिए कर सकती है। तो सर क्या होगा, 2+6 होगा या 2+4 होगा? ठीक है ना सर, वेरी गुड, समझदार बच्चे हो गए। हाँ, तो 4 महीने और बढ़ा सकती है। टेक्निकल बात ये है, जैसे अभी मणिपुर में दंगे चल रहे हैं सर, काफी टाइम से वहीं हालत खराब चल रही है। हो सकता है ना मणिपुर के कुछ एरियाओं में अभी भी धारा लगा रखी है उन्होंने। समझ में आई बात? तो 2+4 होगा, 2+6 नहीं होगा। ठीक है ना सर, इन परिस्थितियों में उसको बढ़ाएंगे, बाकी और जगह परिस्थितियों में नहीं बढ़ाएंगे। पैराग्राफ से लिखिए, सच ऑर्डर कैन बी अल्टर्ड बाय, सच ऑर्डर कैन बी अल्टर्ड बाय, ऐसे आदेश को, ऐसे आदेश को परिवर्तित, ऐसे आदेश को परिवर्तित। पॉइंट नंबर ए, सच ऑर्डर कैन बी अल्टर्ड बाय, पॉइंट नंबर ए, बाय सुओ मोटो, बाय सुओ मोटो। पॉइंट नंबर 2, बाय एप्लीकेशन। पॉइंट नंबर बी, बाय एप्लीकेशन, स्वप्रेरणा से। पॉइंट नंबर बी, या आवेदन द्वारा किया जा सकेगा, या आवेदन द्वारा किया जा सकेगा, या आवेदन द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है सर। अगर देखिए, सुन लीजिए इधर, अब आप नोट अपने हिसाब से कर लेना, इसको लिखवाऊं क्या? सर अगर राज्य सरकार ने इस विशेष कंडीशन में आके टोटल 6 महीने तक किया था, तो इसमें कौन चेंज करेगा? इसमें राज्य सरकार ही चेंज करेगी। अगर सिंपल मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया था, सिंपल डीएम, एसडीएम या ईएम ने आदेश दिया था, तो वो एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? वो फिर सिंपल 2 महीने तक का दिया था ना सर, तो इनके पास जाओ। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में दिया था, तो फिर राज्य सरकार करेगी उसमें चेंज, और आप राज्य सरकार को आवेदन करोगे। फिर बात समझ में आ गई? इसी वाले को लिखा हुआ है, आप चाहो तो थोड़ा सा नोट कर लो खुद ही अपने हिसाब से, इसमें मैं क्या लिखा हूं। ठीक है ना? अगर स्टेट गवर्नमेंट आदेश दिया विशेष परिस्थितियों में, तो कहां करनी पड़ेगी एप्लीकेशन? स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आ जाएगी? लंबे टाइम से समझ पाओगे, या लिखाऊं? समझ जाना, ठीक है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, समझदार, समझदार शक्ल से समझदार। डी पॉइंट लिखिए फिर, ठीक है ना सर? डायरेक्ट डी पॉइंट मतलब, अरे कॉपी के बीच में हेडिंग डालिए डी करके। हाँ हाँ लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। समझदार को इशारा काफी होता है। देखिए ये कॉपी आप पढ़ेंगे ना तो समझ जाओगे कि आप डायरेक्ट ही पढ़ रहे हो, और आसान शब्दों में डायरेक्ट पढ़ रहे हो। नंबर नहीं कटने चाहिए, वरना अगर आप डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो फंस जाओगे इसी में।
लेकिन अगर आपके एक ही कॉपी में नोट सारे कवर होंगे तो उसके लगा के आप पूरा सीआरपीसी को या पूरा बीएनएसएस को मुट्ठी में कर सकते हो। एकदम से तो नहीं आएगा ना सर, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई चूरन थोड़ी ना जो फाकी मार ली, ऐसा तो होता ही नहीं सर, लो है तो। जी, हेडिंग डालिए, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, डिस्प्यूट रेट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट रेट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सर सवाल ये है कि झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा है जमीन का। किसका झगड़ा है? देखो 164 में तो जो झगड़ा है वो है पोजीशन का, कि किसका कब्जा रहेगा संपत्ति के ऊपर, ठीक है। वहीं पे सेक्शन है 166, इस पे जो झगड़ा है वो है यूज ऑफ लैंड के ऊपर, यूज ऑफ लैंड एंड वाटर। ये कब्जे को लेकर है झगड़ा। यहां पर क्या क्या झगड़ा है? कब्जे को लेकर। यहां पर है कि भूमि और जो पानी है, जल है, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, कौन उसका उपयोग करेगा। इस भूमि का ये जो राइट है, तुम्हारा रास्ता जो निकलने का रास्ता है, इसका कौन उपयोग करेगा। अरे सर जुलूस निकाल रहे हैं हनुमान जयंती का या फिर मोहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं, सर इस रास्ते से निकालो, इस भीड़ से निकालो, ठीक है ना। क्योंकि हर धर्म दूसरे धर्म को ओवर पावर करने की ट्राई करता है, बिल्कुल निश्चित बात है। जब आप एक्सट्रीमिज्म ले आते हो, धर्म सारे अच्छे हैं, प्रॉब्लम पता है क्या जाती है, जब आप एक्सट्रीम हो जाते हो, एक्सट्रीम कट्टरता, वो बहुत नुकसान है। किसी भी धर्म में हो कट्टरता नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, कोई भी रिलीजन ने फ्लरिश किया है तो लिबरल होके किया है, कट्टरता में कभी भी उसने फ्लरिश नहीं किया, ये बिल्कुल याद रख लीजिए। धर्म लोग अपनाते हैं उसकी अच्छाई देखकर, कट्टरता देखकर कोई नहीं अपनाता, ये बात याद रखना। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट बहुत बन रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चल रहा है इस वेस्टर्न यूपी में, इस साइड मुस्लिम बन रहे हैं। और ये देखा होगा आप लोगों ने अमूमन, कट्टरता से लोग दुखी होकर जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। आज ये लैंग्वेज के ऊपर भी इतना विवाद चल रहा है अभी महाराष्ट्र में। एक बार मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज के ऊपर मैंने महाराष्ट्र में भी काम किया है। आई वर्कड इन तमिलनाडु, आई वर्कड इन गुजरात, आई वर्कड इन दिल्ली, तो मतलब जितने भी मेजर स्टेट्स है आई हैव कवर्ड। भाषा के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आज बता देता हूँ आप लोगों को, क्या है भाषा के ऊपर मेरा ओपिनियन। देखिए सर, आप नफरत की राजनीति करोगे ना, कभी भी कभी जीत नहीं पाओगे, ये बात बिल्कुल लिख के ले लो आप। बाला साहब ठाकरे जब अपने प्राइम में थे 94 95 में, प्राइम में, अब उनको हिंदू हिंदू हृदय समाज कहते हैं, तो एक अच्छी बात भी कहना भी चाहिए उनको कि उन्होंने काम भी किया है ऐसा। एक बार अमरनाथ में धमकी दे दी थी आतंकवादियों ने कि अमरनाथ में ब्लास्ट करेंगे, तो उन्होंने कहते कि एक भी फ्लाइट हज बॉम्बे से उड़ेगी नहीं हज के लिए, एक भी हज जा नहीं पाएगा। वो एक तरह से उनके अंदर वो थी धर्म को लेके। अपने यहाँ पे क्या है सर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलती क्या है मैं आपको आज बता देता हूँ। आपके शरीर के, आपके शहर के, गली के, मोहल्ले के रोड टूटे पड़े होंगे, लेकिन आप शिकायत नहीं कर रहे क्योंकि फलाना आदमी आपका वार्ड पार्षद है, फलाना आदमी जानकार है जो आपका एमएलए है, फलाना आदमी आप जानकार है आपका जो सांसद लगा हुआ है, आप इसलिए शिकायत नहीं कर रहे। हमारे देश की दिक्कत क्या है सर, हमारे यहाँ के लोग बहुत सहनशील हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी परिस्थिति में रख लो वो रह लेंगे। नफरत की राजनीति अगर कोई भी करता है ना इस देश में, वो कभी भी मेजोरिटी में नहीं आ सकता। मेजोरिटी मतलब 51% जो सीटें जो होती है वो कभी नहीं लेके आ पाएगा, कभी नहीं, तो मतलब कभी नहीं।
धर्म की खूबसूरती बहुत सारी होती है, कट्टरता कभी नहीं लेके आनी चाहिए जीवन में, बिल्कुल अगेंस्ट टू कट्टर चीजें भी। वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कट्टरता नहीं। धर्म को खूबसूरत बनाता है उसका लिबरल। आप मिलते जुलते हो, चार लोग साथ बैठते हो, तो वो आपको प्यार करेंगे वैसे कि यार वाह यार अच्छा दोस्त है। अरे मैं कट्टरता इम्पोज करूंगा तो फिर काम नहीं होगा। वैसे सर, अब सर जुलूस निकलता है इस एरिया से, सपोज कीजिए हर दिन हर टाइम जुलूस निकलता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर ये मुस्लिम कम्युनिटी एक, यहाँ पर एक हिंदू कम्युनिटी है, यहाँ पर भी एक मुस्लिम कम्युनिटी है, ये सामने सामने मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, इधर भी एक हिंदू कम्युनिटी रहती है। जुलूस हमेशा ऐसे निकलता है। लेकिन इस बार इलेक्शन था या क्या था, इन लोगों ने जिद पकड़ ली नहीं कि हम लोग जुलूस इस कम्युनिटी के अंदर से निकालेंगे। पकड़ ली जिद। नेताजी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डीएम एसडीएम रोक रहे हैं कि सर नहीं, माहौल खराब हो जाएगा। एक आजकल जुलूस में एक डीजे बजाने का बहुत अलग रिवाज चला है ना, उसी से पूरे झगड़े हो रहे हैं। वैसे सब सपोज कीजिए मुहर्रम में भी ऐसे ही लोग हिंदू कम्युनिटी के बीच से जुलूस निकाल रहे हैं। किसी भी घर से एक पत्थर फेंकने की देरी होती है बस। किसकी देरी होती है? अब वो पॉलिटिकल आदमी जिसको पॉलिटिकल बेनिफिट लेना हो, उसका एक आदमी छत से पत्थर फेंक देगा ना नीचे, माहौल खराब हो जाएगा पूरा। ये वास्तविकता है अपने देश की। अभी तो हम लोग लड़ते हैं इनके ऊपर, धर्म के ऊपर, फिर हम लड़ते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर कि मैं जाट में, ब्राह्मण में, गुजर में, राजपूत में, मीणा, फिर हम उस पर लड़ते हैं। आप अगर जब इनके अंदर जाओगे तो फिर आप मीणाओं में जाओगे तो मीणाओं में जाओगे जमादार मीणा, ये वाला मीणा। आप ब्राह्मणों में आओगे कि हम उच्च कुल ब्राह्मण, ये निम्न कुल ब्राह्मण। ये हालत है देश की। आपको लगता है ना कि पाकिस्तान ने मुसलमान बना के अच्छा अच्छा कंट्री बना लिया होगा, बर्बाद है वो तो हमसे ज्यादा। वहां सियाओं को मार रहे हैं, वहां वहां जो हनीफी मुसलमान है उनको मार रहे हैं, वहां बोहरा को मार रहे हैं। आप सोचिए, धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाओगे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ये मैं लिख के देता हूं, कभी कुछ नहीं मिलेगा सर। ये तो मैं बहुत, हम लोग तो जो पढ़ रहे हैं ये सब चीजें क्या है, वैसे सर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड। अब यहाँ पे पोजीशन की बात है, सपोज कीजिए एक मंदिर है, मंदिर में एक महंत थे, महंत की असमय मृत्यु हो गई, महंत की असमय मृत्यु हो गई। अब उनके जो चेले थे वो दो गुट में डिवाइड हो गए, वो उनके चेले दो गुट में डिवाइड हो गए और दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि महंत की गद्दी कौन ले, क्योंकि महंत तो थे वो तो डिसाइड करके नहीं गए किसको अपना चेला बना के नहीं गए। बहुत ढूंढा ढूंढा, पुलिस प्रशासन आया, गेट लगा दिया उनका लॉक, कि कहीं जैसे मृत्यु हुई गेट लगा दिया उनका लॉक, उनके रूम को देखेंगे कहीं कुछ वसीयत मिल जाए उनकी कुछ, या फिर कुछ लिखा हुआ मिल जाए। अगर लॉक नहीं लगाते तो कोई आदमी प्लांट कर दे। उन्होंने क्या किया, उसको लॉक लगा दिया, कुछ नहीं मिला सर। हु विल बी इन द पोजीशन? जैसे जब राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं था, या फिर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं था, देयर इज ए सेक्शन इन राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, सेक्शन 11 12 पढ़ा है आप लोगों ने, सेक्शन 11 12 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का, जहां पर इमीडिएट पोजीशन की बात करते हैं हम लोग कि किसी को भी डिस्पोजेस कर दोगे तो 11 में तो दिया हुआ है और 12 में उसका पावर और प्रोसीजर बताया हुआ है। आप नोटिस कितने दिन में आएगा उसका, उसका रिप्लाई कितने दिन में आएगा, रिजॉइंडर कितने दिन में आएगा, याद किया किसी ने? 21 10 7 15 21 याद किया किसी ने फोन नंबर के हिसाब से? 21 याद आ रहा है कुछ? लास्ट 90 है, याद आ रहा है कुछ? भूली भूली कुछ याद आई? याद कर लो इनको अच्छे से। जब वो प्रोविजन नहीं हुआ करते थे तब प्रोविजन होते थे सीआरपीसी के। सुन नहीं बात? जब सेक्शन 6 एसआरए नहीं हुआ करता था पोजीशन के डिस्पोजिशन को लेकर, बेकब्जे को लेकर, तब हुआ करता था 164। अर्लियर मतलब पहले जो था वो 145 हुआ करता था। आरजेएस में सवाल आता है हर साल, 21 में भी आया था, 22 का तो इसका पता नहीं। जब भी सवाल आएगा आपको उसके साथ लिखना है सेक्शन 11 12 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, इसके साथ आपको लिखना है सेक्शन 145 सीआरपीसी या फिर सेक्शन 164। समझ में? इसके साथ ये सब आएगा, ये प्रोविजन आएगा।
अगर 6 नंबर में पूछा है ना उसने, तो 6 नंबर लायक तो है ही नहीं सर। सेक्शन 6 नंबर लायक है क्या? इतना सा सेक्शन है वो। कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो बैरेक्ट में लिखे हैं, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट है नहीं वो। बात समझ में आई? ये भी लिखने का है उसमें 11 12, और ये भी लिखने का है उसमें, तब जाके आपका आंसर 6 कंप्लीट होता है कि और कहां पे दिए हुए हैं। तो पोजीशन मतलब कोई निकाल दे, किसी को बेकब्जा कर दे। राजस्थान रेंज कंट्रोल में भी रेमेडी है, इधर भी रेमेडी है, और एसआर में भी जा सकते हो, स्पेशल इफेक्ट सेक्शन 6 में भी जा सकते हो। उधर लिमिटेशन ये है कि 6 महीने तक ही सूट फाइल कर सकते हो, इधर आ सकते हो, लेकिन आप इधर कोई लिमिटेशन नहीं है। लिखें, समझ में आ गई प्रोसेस? और ये राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर क्या है सर? कि जो जमीन है जहां से जुलूस निकल रहा है वहां से हमें निकालना है, इसका यूज हमें करना है। इस रोड का यूज किसको करना है? हमें करना है। हमें हनुमान जयंती निकालनी है, हमें मुहर्रम निकालना है, ये हमें इस्तेमाल करना है। बस समझ में आ गई सर कैसे इन प्रोविजंस को रीड करना है? लिखना स्टार्ट करो। नफरत की राजनीति से कुछ नहीं मिलता, ये बात हमेशा याद रख लो आप, हमेशा। कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज देख लेना, जो शुरुआत नफरत से करी थी इन्होंने, लेकिन उनको नफरत से कुछ मिला नहीं। बाद में उन्होंने अपना पूरा वो चेंज किया। अरे आज हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमानों को जितना हित किया उतना कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। ट्रिपल तलाक, बहुत सारे कानून, बहुत सारे कानून, मतलब एक नहीं। अरे दलित समुदाय की महिला को राष्ट्रपति बनाया उन्होंने, है ना। आई एम ए ग्रेट एडमायर ऑफ नरेंद्र मोदी। किसी ने नहीं बनवाया यार, नहीं बनवाया, बताओ। हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बनाया उन्होंने? आप ये सोचिए, आई एम ए ग्रेट एडमायर ऑफ मिस्टर पीएम। एक टाइम था बीजेपी, एक टाइम था बीजेपी, इट वाज सो मच अगेंस्ट मुस्लिम्स। एक टाइम था 91 92 जब बाबरी मस्जिद वगैरह जब आपको लगा बाबरी मस्जिद के बाद तो फिर इलेक्शन जीतना चाहिए था बीजेपी को। नफरत की राजनीति से कोई नहीं जीतता, ये बिल्कुल याद रख लो आप। ये आज ये मन से शिवसेना जो ये कर रहे हैं बॉम्बे महाराष्ट्र में, ये नफरत की राजनीति है। और इस नफरत की राजनीति से ये जीत जाए तो बता देना कभी फुल मेजोरिटी में आ जाए। बात समझ में आ गई? नफरत से कोई नहीं जीत सकता। एक आधी सीट जीत जाओगे लेकिन बहुमत में कभी भी नहीं आ पाओगे। बहुमत मतलब कोई मेजोरिटी नहीं आ पाएगी आपकी। आप 2 5 10 सीटें जीत सकते हो, 10 15 सीटें जीत सकते हो, लेकिन मेजोरिटी में कभी स्टैंड आउट नहीं करोगे आप। ये बिल्कुल लिख के ले लो मेरे से आप। ओईसी थे पहले, ओईसी के जो भाई थे वो पहले बहुत गलत बोलते थे, कहीं नहीं जीतते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपने पार्टी का रुख चेंज किया है तो लोग अब देखो यूपी से भी कुछ सीटें आई उनको। पॉलिटिकली याद रखो, हमेशा नफरत से कुछ नहीं हासिल कर सकते, प्यार से आप दुनिया जीत सकते हो। नहीं, प्यार मोहब्बत से भी हो जाती है राजनीति। केजरीवाल ने करी तो है। केजरीवाल की ये तो बात मेरे को ठीक लगती है, उसने जो भी उसने नफरत तो उसने समाज में दंगे तो नहीं करवाए। केजरीवाल की बात ठीक लगती है। हिंदू मुस्लिम तो नहीं किया उसने, कम से कम 10 साल राज किया ना उसने, और तो करप्शन में हटाए। और क्या, अब जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाला सीन है। बिना नफरत की भी राजनीति हो सकती है, केजरीवाल ने सिखाई ये बात। और अब जो बीजेपी की एजेंडा पे चल रही है वो बहुत ठीक है। कांग्रेस से तो हमेशा न्यूट्रल रही है। सारी पॉलिटिकल पार्टी ठीक है यार। लिखिए प्लीज, लिखिए। राजनीति के ऊपर किसी फुर्सत में मिलना मुझे, मैं तुम्हें बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स दे सकता हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तब तो मैंने तुमको बहुत कुछ पढ़ाया है। लिखने स्टार्ट कीजिए 164। सर थोड़ा सा तेज लिखेंगे, ठीक है ना, थ्योरी पार्ट है और कुछ नहीं है, थोड़ा तेज लिखेंगे। Wherever any executive magistrate is satisfied that, wherever any executive magistrate is satisfied that, जहां कहीं भी कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना पर संतुष्ट है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना पर संतुष्ट है कि wherever any executive magistrate is satisfied on police report or otherwise satisfied on police report or otherwise
अदरवाइज दैट इन हिज जुरिडिक्शन, कि उसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर, कि उसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर, दैट इन हिज जुरिडिक्शन, दैट इन हिज जुरिडिक्शन there is any land or water area, there is any land or water area, there is any land or water area where there is dispute, there is any land or water area, there is any dispute, स्थान के भीतर किसी भूमि या जल, किसी भूमि या जल की सीमाओं से संबंधित विवाद है, किसी भूमि या जल की स्थानीय सीमाओं से संबंधित विवाद है, किसी भूमि या जल की स्थानीय सीमाओं से संबंधित विवाद है, मतलब विवाद किसको लेकर, पोजीशन को लेकर, पानी के पोजीशन को लेकर, जमीन के पोजीशन को लेकर, इससे संबंधित क्या चल रहा है सर, विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। एनी जुरिडिक्शन देयर इज एनी लैंड और वाटर, क्या लिखा है मैंने इंग्लिश में, where there is dispute, full stop, second point में लिखिए, then he shall give order to all the parties, then he shall give order to all the parties, तो वह समस्त पक्षकारों को, तो वह समस्त पक्षकारों को आदेश देगा कि वह विनिर्दिष्ट समय पर न्यायालय में हाजिर हो तथा अपने दावों का लिखित कथन पेश करें, विनिर्दिष्ट समय पर न्यायालय पर हाजिर हो तथा अपने दावों का लिखित कथन करें, order to all the parties that they appear in court and present their claims, third point लिखिए, the proceedings will be in summoned manner, कार्रवाई समन मामलों के तहत की जाएगी, फोर्थ पॉइंट लिखिए, लैंड एंड वाटर इंक्लूड्स फॉलोइंग, भूमि या जल में निम्नलिखित सम्मिलित है, पॉइंट नंबर ए, लिस्ट लिख लीजिए सर, ठीक है ना, पॉइंट नंबर ए, बिल्डिंग्स, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स, पूरी लिस्ट नोट कर लीजिए बैरेक से, है ना, अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य फसल, उपजाऊ फसल, संपत्ति के भाटा के अलावा, इसको नोट कर लीजिए। सर सवाल आते हैं किसमें, जेलों में, ऐसे फालतू सवाल, ठीक है ना सर, ये कहाँ दिया हुआ है, वो कहाँ दिया हुआ है, इसको कहाँ लिखा हुआ है, इसको इसके अंदर क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, जेलों इस तरह के फालतू सवाल उठाता है। पेपर इतने टफ लेते हैं जेलों वाले, जिसे कोई 50, 60 हजार, 90 हजार, 1 लाख की सैलरी दे रहे हो, 2-2 दिन तक पेपर लेते हैं, तेल निकाल देते हैं आदमी का, ऐसे 1 लाख की सैलरी दे रहे हो। जज बनना आसान है, से बता रहा हूं, मेरे को आरपीएससी के एग्जाम से जज बनना आसान है। अभी एपीयू का मेंस था, 4 महीने तक बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 4 महीने तक कहीं और दिमाग नहीं लगा रहे, 4 महीने तक क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि एपीयू का मेंस लिखना है, और पेपर आया बिल्कुल फुद्दू, ऐसा पेपर आया कि उसके लिए तो 15 दिन पढ़ते तो भी हो जाता। ये वास्तविकता है सर, जज बनना आसान है, ये बात याद रखो। मैं तुम्हें मेरी बात लगती है कि सर क्या कह रहे हो, जज बनना कहाँ आसान है? अरे भाई 70,000 बच्चे या 50,000 बच्चे फॉर्म भरते ना आर्टिस्ट बनने का, उसमें से 30 से 35,000 बच्चे तो वो हैं जो एडवोकेट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जिनका मन नहीं है, घर के प्रेशर में दबाव में आर्टिस्ट दे दिया है, या पहला अटेम्प्ट आर्टिस्ट का दे रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है। याद ये लोग तो वो हैं जो हिम्मत खो के बैठे हैं। 70% लोग तो ऐसे हैं। अब तुमको नहीं समझ में आएगा तो समझ जाना, और क्या, मैं तो बोलता रहता हूँ सर, मैंने तो याद, ये मुझे पता नहीं कितने सीरियस बच्चे हैं, मैंने बच्चों का सीरियसनेस देखा है, मैं देखता हूँ बहुत से बच्चों से, मैं मिलता भी हूँ, समझता भी हूँ, वो समझ में आ जाता है कि हाँ ये बच्चा सीरियस नहीं है। जैसे क्या होता है सर, बच्चों के अंदर जोश रहता है, तो बाकी कोचिंग में दोगे तो ऐसा होता है कि तुमको आते तो पहले
पहले बोल देंगे कि आधी फीस आज और आधी फीस 1 महीने बाद। मोस्ट ऑफ द कोचिंग में ये प्रोसेस रहता है। बच्चों क्या रहता है सर, नया नया जोश रहता है पढ़ने का, जो 2 से 3 महीने रहेगा। अपने अभी जो बच्चे आते हैं ना, उनका जोश भी इतने महीने रहता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 3 महीना मैक्सिमम जोश होता है नॉन सीरियस कैंडिडेट्स का। 3 महीने बाद उसका जोश खत्म, फिर वो कोचिंग नहीं आएगा, फिर वो अपने ऑनलाइन ही लेगा, अपने मस्ती में मस्त रहेगा। तो उसके अंदर जोश आता है जब एग्जामिनेशन की फॉर्म आ गई, डेट आ गई, तब वो देख रहा है नोट्स मिल जाए कहीं से क्या मिल जाए। ये हालत है सर बच्चों की। और 70% बच्चे ऐसे हैं, अभी भी कह रहा हूं मैं आपको, आरजे से इजी कोई नहीं है। जेलों में कितने पेपर होते हैं? एक दिन में 2 पेपर होते हैं। 3 घंटे का एक पेपर, तुमको 1 घंटा पहले बिठा देते हैं, तो 4 घंटे हो गए। 3 घंटे का दूसरा पेपर, तुमको 1 घंटा पहले बिठा देते हैं, 4 घंटे हो गए। 1 घंटा आना जाना, और निकल के अपने पहले एकदम एक दिन से थोड़ी पहुंच जाओगे। 1 घंटे पहले तो गेट बंद हो जाता है ना सर, 15 मिनट पहले भी एंटर करोगे। तो सर 9 घंटे तुमने एक दिन में दिए, तुम्हारा अगले दिन भी क्या चले गए? 9 घंटे। 18 घंटे का तुमने पेपर दिया, और तुम्हारी सैलरी होती है कितनी? 30 से 35 हजार। हाँ, 22 से 30 ऐसे कुछ वेरी करती है, मैक्सिमम इतनी मिलती, कट कुटा के हाथ में 25 तक आती है। 2 साल तक आप 25,000 की सैलरी पे काम करते हो। कितने घंटे का पेपर लिख के? 18 घंटे का पेपर देके। उसके बाद भी आपका इंटरव्यू है, जिसमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जा रहा है। इससे अच्छा तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इतना कंपटीशन है क्या? 18 घंटे जितना। अरे एक एमसीक्यू एग्जाम लेते हैं वो बेचारे 2 घंटे का, उसके बाद सीधा इंटरव्यू ले लेते हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में। 9 घंटे तो तुम बिठाते हो बच्चों को, 9 घंटे। ऐसा क्या एग्जाम ले रहे हो? अभी एपीओ का एग्जाम था, एपीओ के एग्जाम में मेंस में दिए 4 महीने, और बेचारे आरएस वालों को मिल रहे 2 महीने। आरएस में मिलते 45 दिन, मतलब 11 सब्जेक्ट्स के लिए आपने दिए 4 महीने। एपीओ में कितने सब्जेक्ट थे? मिले आपको 4 महीने। इधर इधर 33 सब्जेक्ट लगभग ना, और आपको मिलते 45 दिन। ये पूरी एग्जाम का रिफॉर्म ही इनको करना चाहिए। क्या ये बना रखा है इन लोगों ने यार। अब तो 3 साल की प्रैक्टिस हो रही है सर। लो भाई, लगा दो 3 साल की प्रैक्टिस। बच्चा बेचारा क्या करे ये बताओ तुम मुझे। और दूसरी बात, राजस्थान में इतने टाइप के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन है ना, तुम सोच नहीं सकते। जानते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होते हैं? जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है मुझसे, उनको तो पता होगा क्या होते हैं। अशोक कुमार ठाकुर में बताया था ये। 44 सीटें सर। तो अब हॉरिजॉन्टल होता है क्षितिज, और वर्टिकल मतलब ऐसे। तब आप वर्टिकल में बांटोगे ऐसे, जनरल के, ओबीसी के, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, है ना, एमबीसी। उसके बाद इसमें आप हॉरिजॉन्टल भी बांटते हो, ऐसी वाली लाइन में मिलेगी आपको एक एग्जाम के अंदर। हाँ, इसमें गर्ल्स, इसमें से इतनी महिलाओं की पोस्ट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन इतना ज्यादा है राजस्थान में, तुमको जनरल की 7 पोस्ट मिलती है बस। विडो, डाइवोर्सी, एक्स सर्विसमैन, क्या बोलूं मैं यार, बहुत ही तैयारी कराए हम भी। मैं सोचता हूँ तैयारी कराऊं नहीं कराऊं, बच्चों को कहां से जोश लेके आओ इनको, जोश लेके आओ। ये हालत है भैया इस फील्ड की। इसलिए कह रहा हूं मैं, इसलिए मैं कह रहा हूं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, वहां पे लिटरली बहुत कम कंपटीशन है, इन सबसे तो बहुत ही कम है। अरे कोर्ट से नहीं पढ़ाते, एक ही कोर्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको बताऊं, खाटू श्याम जी है, खाटू श्याम जी में दाता रामगढ़ लगता है। खाटू श्याम जी में कौन सा कोर्ट लगता है? दाता रामगढ़। अब दाता रामगढ़ खुद एक तहसील है, खुद एक तहसील है, वो खाटू श्याम जी को भी कवर करती है, जबकि वहां पे एक अलग कोर्ट होनी चाहिए। समझ में आ रही है? ये कोर्ट नहीं बढ़ाते। अरे कोर्ट बढ़ाने का मतलब होता है 7-8 का स्टाफ बनाना, कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, 7-8 लोगों को गवर्नमेंट के पे स्केल पे सैलरी देना। बात समझ में आ रही है?
तो बहुत ही बड़ा सरदर्दी है, ये समझ लीजिए आप। लिखिए यार, तुम लोग लिखिए। कैसे सर? जुडिशरी के पीछे भूत मत बन जाना, जुडिशरी के पीछे भूत मत बन जाना। डिपार्टमेंटल की वैकेंसी आती है, उनमें भर के लगे और निकलो। ये डिपार्टमेंट मतलब जेल और एपीओ नहीं, ये तो तुम्हारा तेल और निकाल देंगी। ये सब्र का इम्तिहान ले लेती है राजस्थान की नौकरियां। यूपीएससी, यूपीएससी हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोल इंडिया निकलती है, जैसे बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है। अभी बहुत सारे मैंने नोटिफिकेशन डाले थे टेलीग्राम के ग्रुप में, अगर आपने देखे हो तो। अभी 5-7 दिन पहले डाले थे। जॉब्स में डालता रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ, प्लीज भरते रहिए। इनमें 2 पोस्ट मिलती है, उसमें भर दीजिए, कोई कंपटीशन नहीं आता सर। मेरा एक एग्जाम था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और एक सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, दोनों का एग्जाम दिया था मैंने, और दोनों में सिलेक्शन ऐसे हुआ। उसमें 4 सीट थी ऑल ओवर इंडिया, टोटली 4 सीट थी, जनरल वनरल सब मिला के। मैं एग्जाम देने गया था, मेरा यही सेंटर आया था अपने अपने ये शास्त्री सर्कल है ना, ये कलेक्ट्री सर्कल जो है, यहीं पे मेरा सेंटर था। मैं पेपर दे के आया, और पेपर ठीक था, मतलब बहुत फुद्दू पेपर था, जुडिशरी के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत फालतू पेपर, जैसे गुजरात जुडिशरी का पेपर था उस तरह का एग्जाम था ये। और मैं बहुत सारे सही नेगेटिव मार्किंग सब अच्छे से करके आया। इसमें मेरा इंटरव्यू था, और जब मैं इंटरव्यू दे के आया इस एग्जाम के लिए, जब मैं वापस इंटरव्यू दे के वापस अपना आया, तो इसका कॉल लेटर तब आया जब मैंने कोचिंग स्टार्ट कर ली थी। आई अल्टीमेटली डिसाइडेड, गुड़गांव हुआ था, नोएडा या गुड़गांव ऑफिस में था। नॉर्मल बेसिक क्या किया है क्या नहीं किया है, और मेरा सीवी में से स्ट्रॉन्ग रहा है। इंटरव्यू में दिक्कत नहीं आती मुझे, क्योंकि वो टच छोड़ इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि वो सीवी में से स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत सारी जगह काम किया है मैंने। तो अब वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब चीजों के पीछे मत भागना। जुडिशरी ठीक है, 44 वैकेंसी है, ठीक है, दे लो एग्जाम, जितना अपना बेस्ट पॉसिबल होता है उतना देना है, घबराने की जरूरत नहीं है सर। एक एक इम्तिहान ही है बस, ये बस हम लोग इम्तिहान है, बस देख के अपने निकलना है, और स्टेप बाय स्टेप लिया करो। फाइनल सिलेक्शन मत सोचो, पहले देखो प्री निकालना है, कट मर के जैसे नंबर लेके आओ। अदरवाइज डिपार्टमेंट के हर महीने अगर आप 5 पोस्ट भर रहे हो ना, डिपार्टमेंट की हर महीने 5 एग्जाम तो निकल रही है। 12 पंजू अगर 60 करोगे ना सर, एक साल में अगर 60 एग्जाम दोगे, अरे भाई कहीं ना कहीं तो लगोगे, इतने इतने भी कचरा नहीं हो। तो वही तो बात कह रहा हूं तुमको मैं, बच्चे भरते ही नहीं है यार। बच्चा भरता है, हाँ बच्चे भरते हैं, लेकिन बच्चा एक वैकेंसी डाल दी, 2 वैकेंसी डाल दी। जो आदमी लक के डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहा है ना, कि भाई मेरे को तो घुसना है किसी तभी, घुस जाइए बस। समय जो है आपका, ये समय आपका है। लेकिन प्लीज ये मत सोचिए मैं हिंदी मीडियम हूँ, इंग्लिश मीडियम हूँ, फलाना हूँ ढिंकाना हूँ, ये फालतू दिमाग में मत लेके आओ। कूद पड़ो एग्जाम में, जो होगा देखा जाएगा। अरे SC ST में तो फॉर्म की फीस भी नहीं आधी एग्जाम्स में, 100-120 रुपए फीस है, 125 रुपए फीस है, 25 रुपए एग्जेम्प्टेड है। यूपीएससी यूपीएससी में तो जनरल की 25 रुपए फीस है। कूद पड़ी एग्जाम में, कुछ नहीं रखा। कहाँ था लिखवाया सर मैंने? ठीक है, ये हो गया ना सर, भूमि या जल, कल लिखाएंगे इसके आगे। बस थोड़ा सा सर मोटिवेटेड रहिए, ठीक है ना सर। अरे समय को समय देना पड़ता है। ये जो लो पढ़ रहे हो ना तुम, ये लो ऐसा है सर कि कितनी भी टफ एक पेपर आ जाए उसको भी देख लेगा, लेकिन तैयारी हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो तब। हाँ, और ये आप काम कर लेते हो ना सर, महीने की 5 पोस्ट भरने का, आप देख लेना कहीं ना कहीं इस साल के एंड तक सेलेक्ट ना हो जाओ, तो इसी साल सेलेक्ट ना हो जाओ तो वो एक पहले इंटरव्यू में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, बस दोगे तभी एक्सपीरियंस आएगा। और अगर भाग्य आपका आपको जहां लेके जाएगा तो फर्क भी नहीं पड़ता, बहुत से लोग पहले इंटरव्यू में लग जाते हैं। भाग्य जो होता है वो, किसी को जीवन में कोई इंटरव्यू देने का अनुभव नहीं है, तो आपका भाग्य आपके साथ रहेगा अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट हो। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो, और तू फॉर्म भरने स्टार्ट कर दो सब में।